उड़ीसा में एक स्टेशन है जिसका नाम है बालासोर। वहां पर एक कोरोमंडल एक्सप्रेस आकर रुकती है। उसमें एक औरत बैठती है, उसके साथ उसका बच्चा होता है, एक बेटा और एक बेटी होते हैं। वो लोग दवा कराने जा रहे थे, कटक में डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, इलाज कराने जा रहे थे। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से छूटती है और कुछ ही देर जाने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इतना बड़ा हादसा कि पूरे उड़ीसा प्रदेश को चीरते हुए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये चीजें पता चल जाती हैं, फैल जाती है। ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इतने लोग मरे हैं, इतने लोग घायल हो चुके हैं और इतने लोगों की स्थिति नाजुक है, बहुत खराब है। इसी बीच एक फोन पहुंचता है महिला के पति के पास, जिनका नाम विनोद दास होता है। उन्हें पता चलता है कि एक ट्रेन दुर्घटना हुआ है, क्या आपके पत्नी और बेटे वहां पे बेटा और बेटी बैठे थे। तो वो इतना सुनता है और पूरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। वो दौड़ा हुआ हादसे की जगह आता है और ढूंढने लगता है अपने पत्नी और बेटों को, और वहां पर नहीं मिलते हैं तो सोरू, भद्रक, गोपालपुर जगह जगह पे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी विनोद दास के पास एक कॉल आता है और बोला जाता है कि बाघा नागा हाई स्कूल में कुछ लाशें रखी हैं, आ करके पहचान लो, हो सके तो आपकी पत्नी यहाँ पर हो। वो दौड़ा हुआ जाता है और वहां पर लाशें थी। वो पलट पलट कर देखने लगता है, सफेद कफन में वहां पे बंधी हुई थी, देखने लगता है। तभी एक लाश मिलती है जो कि उसकी पत्नी का होता है। वो चीखने लगता है, रोने लगता है और तभी एक आवाज आती है कि विनोद दास यहाँ आओ। उसे 9.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए नगद मिलते हैं और वो अपने पैसे और पत्नी को लेकर के बाहर आता है। उसके बेटे और बेटे की अभी तक लाश नहीं मिली थी। एक पत्रकार पूछता है कि इन पैसों का आप क्या करोगे। वो फूट फूट करके रोने लगता है। उसके पास 10 लाख रुपए रेलवे की तरफ से, 2 लाख और 3 लोग, उसके घर में 3 सदस्य मरे थे। भारतीय 36 लाख रुपए मिल चुके थे। वो अमीर का फीलिंग तो करेगा, लेकिन अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी कहां से लाएगा। आज की मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये उसी हादसे की है। हादसे के बाद लोगों ने क्या किया, ये पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उड़ीसा प्रदेश का बालासोर जिला का एक स्टेशन है, बागा नागा बाजार स्टेशन। 2 जून शाम को 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही थी, जो कि 126 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से जा रही थी। और वो अपने पटरी से उतर जाती है, लूप लाइन पर चली जाती है और लूप लाइन पे मालगाड़ी लोहा लादे हुए खड़ी थी। लूप लाइन पर ट्रेन कैसे गई, इसके बारे में पुलिस विभाग, सीबीआई और जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी से टकराता है, बहुत बड़ा हादसा होता है। इंजन, डिब्बे हवा में उड़ने लगते हैं और जो लोग बैठे थे उनका पूछो ही ना क्या हालत हो गया था। धमाका इतना तेज कि कई किलोमीटर तक ये आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस उसी लाइन से आई और उसके आखिरी के 2 डिब्बे सिर्फ बचे थे और वो जाकर के जो बिखरे हुए डिब्बे थे उनमें टकरा जाती है और देखते ही देखते 17 डिब्बे अपने लाइन से बिखर जाते हैं, वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। और धमाका होने के बाद चारों तरफ शोर होने लगता है और लोग एक दूसरे को फोन करने लगते हैं कि कैसा धमाका है और क्या हो गया है। इसी बीच एक फोन गया राजू के पास। राजू एक साइकिल का दुकान चलाता है। उसे जैसे ही खबर पहुंचती है, वो उसी बागा नागा बाजार का रहने वाला था और वो अपने 40 साथियों के साथ 25 मिनट के अंदर पहुंचता है और वहां पे उन्हें रेस्क्यू करने में लग जाता है, निकालने में लग जाता है। जो लोग वहां पे दबे हुए थे ट्रेन में और कुछ लोग मर चुके थे, उन्हें निकाल रहा था। और सुबह के 5 बजे तक लगातार बिना रुके वो अपने काम में जुटा हुआ था। किसी के हाथ कट गए थे, किसी के पैर कट गए थे, किसी को भारी चोट आई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो कि दबे हुए हैं, लेकिन वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जिंदा तो हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर लाशों का भंडार है, वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। इस तरीके से सभी लोग वहां पे चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। कुछ लोग पानी मांग रहे हैं कि मेरे को पानी पिला दो। राजू पानी पिलाने जाता है, तभी कुछ पीछे से आवाजें आती है कि पानी मत पिलाओ, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। ये बातें सुनते हुए राजू कहता है मर तो रहे ही हैं, कम से कम इनकी आखिरी तो इच्छा पूरी कर दी जाए। और वो पानी पिलाता है और जितना हो सकता है लोगों को रेस्क्यू करता है, निकालता है। और सुबह जब पत्रकार राजू से पूछते हैं कि तुमने
मतलब क्या देखा, कैसे इनको निकाला। राजू रोने लगता है, बोलता है कि हमने तो रेस्क्यू इन्हें करने की कोशिश किया, निकालने की कोशिश किया, लेकिन मेरे मन में एक अफसोस हमेशा रहेगा। कुछ लोग पानी मांग रहे थे, मैंने पानी नहीं पिला पाया और वो लोग अपने दम तोड़ देते हैं। इस तरीके से राजू बोल करके रोने लगता है। राजू ने सुबह तक लगभग 150 लोगों को जिंदा निकाला था बाहर। राजू से कई बार रात में पुलिस वालों से झगड़ा भी हो गया। पुलिस वाले बोल रहे थे कि पड़े हैं जहां पड़े रहने दो, निकालो मत, लेकिन फिर भी राजू पुलिस वालों से लड़ झगड़ करके उनके बाहर निकालता है। राजू बोलता है कि जब मैं इस दृश्य को याद करता हूं तो मेरा दिमाग फटने लगता है। ऐसा मंजर न मैंने कभी सुना था न कभी देखा था, आज अपनी आंखों से मैंने देखा। सुबह 5 बजे के बाद पुलिस टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग पहुंचते हैं और शाम को 5 बजे तक रेस्क्यू चलता है और आसपास के सभी हॉस्पिटल फुल हो चुके थे। जहां पर हादसा हुआ था वहीं से 200 मीटर दूरी पे सचिन का घर होता है। सचिन जैसे ही सुनता है वो अपने छोटे भाई के साथ आता है दौड़ करके और फिर बोलता है कि जाओ तुम टार्च लेकर के आओ, अपने छोटे भाई को बोलता है। और सचिन, उसका दोस्त और छोटा भाई तीनों लोग आए थे। छोटा भाई जाता है घर पे दौड़ करके और टार्च लेता है, उसके साथ एक बाल्टी भी लेता है, लेकर के आता है और टार्च अपने बड़े भाई को देता है और बड़ा भाई निकालने में लग जाता है, मदद करने में। और छोटा भाई उसका जो था वो पानी दौड़ दौड़ कर जाता घर 200 मीटर रात को और फिर पानी लाता, जो लोग पानी मांग रहे थे पिलाता, फिर से जाता बाल्टी से भर करके पानी लाता। सुबह 5 बजे तक लगातार बिना थके बिना सोए लगातार छोटे छोटे बच्चे जिससे जो हो पा रहा था सभी लोग अपनी मदद कर रहे थे। और वहीं के रहने वाले एक सौभाग्य सारंगी हैं जो कि अपनी छोटी सी मेडिकल चलाते हैं। वे भी जब ये सब घटना सुनते हैं तो वो कपड़े में अपनी दवाओं को बांधते हैं और वहां पर घटना पर पहुंचते हैं और मलहम पट्टी जिसको जो हो सकता है अपनी तरफ से मदद करते हैं और वो टिटनिस की सुई लगाते हैं। सुबह पत्रकार जब पूछता है कि टिटनिस क्या लगा रहे थे तो बोलता है कि टिटनिस की सुई जो मैं लगा रहा था ये 24 घंटे के बाद लगाने के बाद असर न करती, इसलिए मैंने जिसको जो हो पाया लगभग 8,000 रुपए की टिटनिस की सुई उसने लगाया। मलहम पट्टी अलग से जो जितना हो सका और लोगों को दे दिया कि लगाओ मलहम पट्टी, जिसको जो हो सकता था मौके पर जाकर के वहां पे मदद करना शुरू कर दिया। सौभाग्य सारंगी के एक पड़ोसी होते हैं जो कि सरकारी टीचर होते हैं और वो बुजुर्ग हो चुके थे। वो लोगों को निकाल तो नहीं सकते थे, लेकिन जो कुछ बच्चे थे थोड़ा बहुत चोट लगी थी और वहां पर थे। लगभग 50 बच्चों को अपने घर ले जाते हैं, छत पर उन्हें लेटाने की व्यवस्था करते हैं और अपने पत्नी से बोलते हैं कि इन्हें कुछ खाने की व्यवस्था करो और वो खाना बनाते हैं, खिलाते हैं। मतलब जिससे जो हो सकता है सभी लोगों ने मदद करने की कोशिश की। एक थी सीमा चौधरी जो कि उन्हीं लाशों के बीच में अपने पति को ढूंढ रही थी। उनके पति का नाम था दयांकर मंगल। वो बार बार रो रही हैं, चीख रही हैं, कभी इधर कभी उधर। बताते हैं लोग कि वो फोन से किसी से बात कर रही थी और चीख चीख के रो रही थी, बोल रही थी कि हमारे पति नहीं मिल रहे हैं, मैं बार बार ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। एक बंगाल के होते हैं मोहम्मद बाबू, वो भी आते हैं और अपने बेटे को ढूंढते हैं। उनका बेटा नौकरी करने कहीं जा रहा था और उसी ट्रेन में बैठा हुआ था। अपने बेटे की लाश को भी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे मतलब इतने लोग खत्म हुए थे कि ढूंढना मुश्किल हो गया था और वो बार बार ढूंढ रहे थे। उनके बेटे के साथ एक और लड़का आया था जिसका नाम था अशरफ। अशरफ से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। अशरफ बोलता है हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। वो ढूंढने का प्रयास करते हैं और ढूंढ नहीं पाते हैं। बताया जाता है कि 288 लोग वहां पे खत्म हो चुके हैं और लगभग 90 लोग ऐसे हैं जिनकी लाशों को पता नहीं है कि कौन इनका गार्जियन है, कौन क्या है भाई। मतलब कुछ लोगों के तो पूरे घर वाले ही खत्म हो गए हैं, उनकी लाशों को पहचानने वाला भी नहीं है वहां पे। लगभग 1100 लोग पूरी तरह से घायल हैं। 400 लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ कट चुके हैं, पैर कट चुके हैं, जो कि शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इस दुर्घटना को भूल पाए। उन्हें कुछ न कुछ ऐसा निशान मिल चुका है, किसी को भारी चोट पहुंच चुकी है, कुछ लोग नाजुक स्थिति में हैं। इसी बीच कुछ लोग मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे जितना हो सकता था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ वीडियो बनाने में जुटे पड़े थे, लोगों को दिखा रहे थे, फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे और ये घटना जैसे ही लोगों के पास पहुंचती है सभी का दिल रूह कांप पड़ता है भाई। और कुछ लोग ऐसे ही थे, जो लोग मदद कर रहे थे वो लोग बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे, कौन कहे मदद करने के लिए, कौन कहे कि पानी पिलाने के लिए उन्हें, वो लोग उनका मोबाइल पैसा छीनने में लगे हुए थे।
कुछ लोग ऐसे थे कि औरतों के गहने उतार उतार के लेके भाग रहे थे, जितना जिसको हो सकता था इस तरीके से कर रहे थे भाई। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं, लेकिन कहते हैं ऊपर वाला जरूर देखता है भाई। अगर ऐसी स्थिति देखो, जिसके पास जिसके यहाँ ये दुर्घटना हुई थी वही इस दर्द को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग इसमें चपेट में आए हैं कोशिश करें कि उनके दर्द को, दुख को भुलाया जा सके, इस तरह से मदद करें उनकी। साथ ही सीबीआई जांच में जुटी हुई है और रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव बोलते हैं कि ये एक प्लानिंग जो कि साजिश की गई है किसी न किसी की। तो अगर ऐसा कुछ है तो जांच होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसे सख्त सख्त कार्रवाई हो, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है। ये पूरी कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सतर्क करना है। आप सब जहां रहें सुरक्षित रहें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।